बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर प्रमोटिंग नेक्स्ट क्लास। तो फर्स्ट ईयर की तरह सेकंड ईयर में भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरे पास ही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये बुक जो है इसके दो पोर्शन हैं, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इस बुक के टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं हमारे पास 16, यानी हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक ये हमारे पास जो पोर्शन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक ये पोर्शन हमारे पास होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यही डिफरेंस देखते हैं कि ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम तकरीबन तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के हैं प्लस कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर उनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उन तमाम कंपाउंड की जो स्टडी है वो हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा हमारे पास जितने एलिमेंट और उनके कंपाउंड होंगे वो हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अगर हम आपके एनुअल पेपर्स की बात करें तो आपके पास जो ऑर्गेनिक पोर्शन है हमारे पास, इसमें जो टोटल पोर्शन है हमारे पास फुल पेपर का तकरीबन 60 से 70% जो पोर्शन है वो आपके एनुअल पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, जबकि जो रिमेनिंग हमारे पास पोर्शन होगा 40% वो तकरीबन आएगा इन ऑर्गेनिक से। पेपर्स की बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ MCQs 17 है, और 17 में से तकरीबन 10 से 11 MCQs ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक से आएंगे। इसके बाद 3 सेक्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो 2 पूरे सेक्शंस हमारे इन ऑर्गेनिक से आएंगे और 1 सेक्शन सिर्फ इनऑर्गेनिक से आएगा। इसी तरीके से आपको पता है आपने लॉन्ग 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 जो टोटल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो ऑर्गेनिक से आते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इनऑर्गेनिक से आते हैं। यही वजह है कि हम अपना जो सिलेबस है वो पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो शुरू किधर से होती है, चैप्टर नंबर 7 से। तो हम चैप्टर नंबर 7 से अपना आगाज़ करेंगे, और चैप्टर नंबर 7 का नेम देखें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, यू कैन से इंट्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, तो ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में करेंगे। जैसे कि नंबर 1 देखें, स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन केमिस्ट्री विद रेफरेंस टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म चेन रिंग्स एंड आइसोमर्स। आप लोगों ने कैटिनेशन के बारे में सुना होगा, तो हम कैटिनेशंस और इससे रिलेटेड जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रोल है, हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद सोर्सेज पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के, कोल के, नेचुरल गैस के। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर या वैसे पेट्रोलियम वगैरह की कैसे रिफ़ाइनिंग की जाती है, कैसे इसको यूज़फुल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके अलावा हम एक टेबल चेक करेंगे जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ये सारा हम करेंगे। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट जो हमारे पास टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं हम उनकी बात करेंगे। इसके बाद आइसोमेरिज्म, एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइसोमेरिज्म, तो हमारा एक पूरा टॉपिक आइसोमेरिज्म से होगा। इसके बाद हमारे पास नंबर 9 पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी ये भी इसी की टाइप है आइसोमेरिज्म की, वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम हिब्रिडाइजेशन करेंगे और हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। हिब्रिडाइजेशन वैसे मोस्टली आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है। तो आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन से, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले ये ख्याल किया जाता था कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो हमें लिविंग थिंग से मिलें, यानी दोज कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड या विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स,
उनको ऑर्गेनिक कहा जाता था। और बाकी जितने कंपाउंड्स थे जो सिंथेटिक हो गए, इसके बाद मिनरल्स की फॉर्म में हो गए या किसी और सोर्स से, यू कैन से नॉन लिविंग सोर्स से, तो जो कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से मिलते थे उन्हें इनऑर्गेनिक कहते थे। और ये वर्ड ऑर्गेनिक क्यों रखा गया, यानी इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक का लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है लाइफ, सिग्निफाइज लाइफ या सिंबल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की अलामत। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड्स का नाम ऑर्गेनिक रखा गया। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में साइंटिस्ट मुख्तलिफ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनके बारे में जानना शुरू हो गए, तो ये पता चला कि ये बहुत ही यूज़फुल हैं। इतने यूज़फुल हैं कि यू कैन से लाइफ भी इन्हीं की वजह से बनी है, और लाइफ को रिटेन रहने के लिए, चलता रहने के लिए या हमें ज़िंदा रहने के लिए इन्हीं कंपाउंड की ज़रूरत होती है। यानी यू कैन से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स थे। तो साइंटिस्ट ने ये कोशिश करना शुरू कर दी कि इन कंपाउंड्स को फिर लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जाए। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं वो हमारे पास कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिक सोर्सेज थे वो कम थे। इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी नीड को पूरा करने के लिए इन्हें लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जाए। यानी ये मैं बातें बता रहा हूँ आपको आज से तकरीबन 200 साल पहले की, या अगर आपने एग्जैक्ट फिगर याद रखना है तो आप इस तरह याद रखें, बिफोर 1828, 1828 से पहले की ये थ्योरीज आपको बता रहा हूँ। तो फिर साइंटिस्ट ने कोशिश करना शुरू कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जाए, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। यानी किसी भी साइंटिस्ट ने किसी किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सका। फिर क्या हुआ, फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आपने याद रखना, इसका नाम था जैकब बर्ज़ीलियस। जैकब बर्ज़ीलियस ने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसका नाम क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये बन सकता है कि डिफ़ाइन कर दें वाइटल फोर्स थ्योरी को। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसकी डेफिनेशन किधर से स्टार्ट होती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी और यहाँ तक ख़त्म होगी। अब ये थ्योरी है क्या, ये सुन लें। तो वाइटल फोर्स थ्योरी किसे कहते हैं? सिंपल सी थ्योरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज बाय इन लेबॉर्ट्री। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि उसके लिए हमें माइस्टीरियस फोर्स, ह्यूज फोर्स की ज़रूरत होती है, या यू कैन से वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो इंसानों के बस में नहीं है। इसलिए ये मैन मेड नहीं है, ये लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं हो सकते, जस्ट ये हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं। तो इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन 1828 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वुलर। ठीक, फ्रेडरिक वुलर ने क्या किया, इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर दिया। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी को यू कैन से ये पहला झटका था, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी के ख़त्म होने की एक पहली उम्मीद थी। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका भी यहाँ मेंशन नहीं, आपने याद रखना, उसका नाम था कोल्ब। ठीक, इसने एसिटिक एसिड तैयार कर लिया। यूरिया पहले एनिमल यूरिन वगैरह में होता था, वेस्ट प्रोडक्ट्स में होता था, लेकिन वो लेबॉर्ट्री में तैयार हो गया। इट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं। सिमिलरली जो एसिटिक एसिड था वो पहले सिरके से मिलते था, विनीगर से हमें मिलता था, लेकिन वो भी कोल्ब ने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है रिजेक्ट हो गई। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो ये जो वुलर था इसने यूरिया को प्रिपेयर कैसे किया, तो आपका ये क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने याद रखना है, उसने 2 कंपाउंड लिए। ठीक, एक कंपाउंड का नाम था पोटाशियम सायानेट, यहाँ मैं इसका फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, पोटाशियम सायानेट। साथ उसने एक कंपाउंड लिया अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। ठीक, इन दोनों कंपाउंड का इसने रिएक्शन जब किया तो इसको प्रोडक्ट के तौर पे मिला अमोनियम सायानेट, यहाँ जो मेंशन है, दिस इज़ अमोनियम सायानेट। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या हुआ, इस अमोनियम सायानेट को जब हीट किया गया, गर्म किया गया, तो इसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया जिसका नाम है यूरिया। ठीक हो गया। ये यूरिया का फार्मूला है। 2 फार्मूले, इस यूरिया को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये भी इसका फार्मूला ठीक है, NH2
इसके बाद हमारे पास C डबल बॉन्ड होगा O और इस तरफ भी होगा NH2। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी ठीक है। तो ये यूरिया इस तरीके से प्रिपेयर हुआ, ठीक हो गया। इसके बाद ओल्ड डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि वो कंपाउंड जो हमें लिविंग थिंग से मिले उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, लेकिन जब वो लेबॉरेटरी में भी तैयार होना शुरू हो गए, इट मीन अब ओल्ड जो डेफिनेशन है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रही, ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर मॉडर्न डेफिनेशन कैसे बनाई गई, याद रखें वुलर के बाद और कोल्ब के बाद मिलियंस की तादाद में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए जो साइंटिस्ट ने लेबॉरेटरी में तैयार करना शुरू हुए। फिर क्या हुआ, जब उनकी केमिकल डिग्रेडेशन की, यानी उनके यूनिट को चेक करने के लिए, उनका बेसिक यूनिट चेक करने के लिए जब उनको तोड़ा गया तो ये नोट किया गया कि तकरीबन यू कैन से 100% जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें एक एटम मस्ट प्रेजेंट था जिसका नाम था कार्बन, और इसके अलावा 90% यू कैन से 95% में हाइड्रोजन भी था ही, ठीक हो गया। तो फिर मॉडर्न डेफिनेशन कैसे बनाई गई कि ऐसे तमाम कंपाउंड जो जिनमें हाइड्रोकार्बन्स हों और उनके डेरिवेटिव्स हों, यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें सब के सब में कार्बन मस्ट है, इसके अलावा कौन है, हाइड्रोजन, ये दो को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन दो के साथ कुछ और एटम्स भी हैं, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे भी थे, इनको हम कहते हैं ये इनके डेरिवेटिव्स हैं। यानी बेसिक यूनिट हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया हाइड्रोकार्बन, और जो बाकी सारे जो हैं एटम्स वो इनके हैं डेरिवेटिव्स। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनी, चेक करिएगा कि organic chemistry is branch of chemistry we deal with the study of compound of carbon hydrogen and their derivative। तो old definition ख़त्म, तो modern definition ये बन गई। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं हमारे पास जिनमें कार्बन तो है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, लेकिन ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक में आते हैं। वाई, हालांकि मैंने बोला है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट होना चाहिए, तो जितने कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास इनमें कार्बन तो है, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक नहीं कहते। वजह इसकी क्या है, आंसर इसका क्या है, क्योंकि इनकी जब प्रॉपर्टी स्टडी की गई तो वो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत डिफरेंट थी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी, यू कैन से कि इस डेफिनेशन पे कुछ कंपाउंड पूरे नहीं उतरते थे, लेकिन इसके बावजूद ये जो डेफिनेशन थी यही जनरल थी, और आज के दौर में भी यही डेफिनेशन चल रही है। तो डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या बनेगी मॉडर्न डेफिनेशन, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन्स हों और इनके डेरिवेटिव्स हों। तो इन कंपाउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।